चलिए, कल हम लोग न्यूटन लॉ पढ़े थे ना, न्यूटन के तीनों नियम को हम लोगों ने देखा था। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तीसरा नियम बताता है। दूसरा नियम क्या बताता है? जब भी आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है ना। बल की परिभाषा जो है वो आपको प्राप्त होती है किससे? न्यूटन के प्रथम नियम से। जबकि बल का व्यंजक जो है वह किससे प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है घर्षण बल? जैसे दो वस्तुएं अगर हैं, एक दूसरे के संपर्क में जब आती हैं और जब उनको एक दूसरे से आगे या पीछे किया जाता है तो एक विरोध का आभास होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी होता है। फायदेमंद इस मामले में कि हम आसानी से यहाँ पे चल पा रहे हैं। नहीं, अगर यहीं पे घर्षण बल नहीं होता, मेरे जूते में खाते नहीं होते, ये नीचे वाला सतह जो होता ज़्यादा स्मूथ होता, तो हम पैर यहाँ रखते और लैंडिंग हमारी जो है सो कुछ दूर जाके होती ना। लेकिन दोनों के बीच जो है एक घर्षण बल काम कर रहा है, जिसके कारण हम आसानी से चल पा रहे हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो उसमें देखिएगा उनके टायरों में खांचे दिए होते हैं। वह घर्षण बल को पैदा करने के लिए ही खांचे दिए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो उसके सारे चक्के घिस गए होते हैं, और जब सारे चक्कों के दाने घिसे होंगे और जैसे ही आप ब्रेक लगाइएगा तो आप ब्रेक लगाइए, आपका गाड़ी जो है ऐसे घूम जाएगा फिसल करके। लेकिन अगर खांचे होंगे तो गाड़ी आपका फिसलेगा कम। ये क्या है? ये फायदे हैं। कभी भी आप देखिएगा नया सड़क वगैरह बनता है, रोड बनता है, और कहीं अगर कोलतार ज़्यादा पड़ गया हो तो उस जगह पर छोटे छोटे गिट्टी डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जब जाइएगा MJK कॉलेज से किधर के तरफ, चेक पोस्ट के तरफ, तो वहाँ पे आपको स्पष्ट रोड पर छोटे छोटे गिट्टी रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो है किसके कारण क्यों किया गया है? तो घर्षण बल बढ़ाने के लिए किया गया है। ये फायदे हो गए। नुकसान क्या है? तो नुकसान यह है कि घर्षण बल के कारण ही हमारे बॉल बेरिंग वगैरह जो है वो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसको हम लोग स्नेहक लगा के, ग्रीस लगाया जाता है, मोबिल वगैरह लगा करके हम क्या करते हैं? उसको फिसलनदार बनाते हैं ताकि घर्षण क्या हो? कम हो। घर्षण कम होगा तो उस स्थिति में हमारे बॉल बेरिंग ज़्यादा समय तक चलेंगे, और घर्षण जब खत्म हो जाएगा तो फिर जो है तो क्या हो जाएंगे? वो खराब हो जाएंगे और जल्दी टूटेंगे फूटेंगे। जब आप गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करिएगा, साइकिल का इस्तेमाल करिएगा, और जब उसमें ग्रीस वगैरह कम हो जाएगा, घर्षण स्नेहक पदार्थ की मात्रा जब घट जाएगी तो कटकट की आवाज़ें आने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि आपका गाड़ी जल्दी खराब होने वाला है, और उस दौरान हम उसको सर्विसिंग करवाते हैं, सर्विसिंग में देते हैं। तो सर्विसिंग में मूल रूप से क्या होता है कि वो सारे पोर्शन जहां पर बॉल बेरिंग का प्रयोग किया गया है उन सभी जगहों पर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है हम क्यों करते हैं? ताकि घर्षण जो है वह कम हो जाए और हमारा जो सामान है वह लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। क्लियर? लिखिए, देखिए, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर उत्पन्न, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर उत्पन्न, संपर्क तल पर उत्पन्न वह बल जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर, वह बल जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने का विरोध करती है, जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने का विरोध करती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने का विरोध करती है,
सरकने का विरोध करती है घर्षण बल कहलाती है। विरोध करती है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। घर्षण बल कहलाती है। अच्छा, घर्षण बल की एक और खास बात होती है कि इसकी जो दिशा होती है हमेशा किसी वस्तु के गति के विपरीत होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है और चौका मार दिया, गेंद जा रहा है, उसके पीछे पीछे बैट्समैन दौड़ रहा है, सॉरी फील्डर दौड़ रहा है। तो जब फील्डर दौड़ रहा होता है तो उस दौरान देखिएगा बॉल की स्पीड बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती गई, कम होती गई, एक टाइम जाके रुक जाएगा। अगर यही घर्षण बल नहीं रहता तो एक बार मार दिया वो चौका, अब फिर नहीं मिलेगा, फिर दूसरा गेंद खोजना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो वो जो है आपको फ्रिक्शन बल क्या होता है होने के कारण, फ्रिक्शन बल होने के कारण, फ्रिक्शन की उपस्थिति होने के कारण बॉल जो है घूमते घूमते डुबुरते डुबुरते जाके एक जगह क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट में, घर्षण बल, घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा सदैव माने हमेशा सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। देखिए, सामान्य तौर पे जो घर्षण बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण बल होते हैं, जब वस्तु बिल्कुल कहीं किसी जगह पर रुकी हुई है, जमी हुई है, तो वहां पे जो घर्षण बल लगता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एक होता है गतिक घर्षण बल, मोशन फ्रिक्शन फोर्स होता है। एक होता है आपका लुटनी घर्षण बल, ठीक है, हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। और एक होता है आपका स्पर्शी घर्षण बल, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के घर्षण बल आपके होते हैं। इन सभी घर्षण बलों में जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वह सबसे ज्यादा होता है, और जो लुटनी घर्षण बल होता है उसका मान सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल यानी कि कोई वस्तु जो है सो स्थिर अवस्था में रुकी हुई है, अब उसको अगर उसके जगह से हमको धक्का देना है तो उस पर हमको ज्यादा फोर्स, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई लुटनी घर्षण बल में काम कर रहा है, यानी कि कोई वस्तु जैसे कार ही हुआ, कार को जब शुरुआत में धक्का देना पड़ता है तो सारे लोग जैसे जोर लगा के भगवान का नाम लेते, जय बजरंगबली, धक्का दिए। लेकिन जब वही कार धीरे धीरे घूमना शुरू करता है तो आप देखिएगा उसमें 2-3 वो अलसिया होगा, खाली हाथ सटेले रहेगा। ठीक है, 2 ही आदमी उसको धक्का लेके चल गए नहीं, लेकिन शुरुआत करने के दौरान क्या हुआ कि चारों आदमी को जो है सो पूरा का पूरा ताकत लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि शुरुआत के दौर में वो वस्तु क्या थी, स्थिर अवस्था में थी। तो जब स्थिर अवस्था में होती है तो वहां पे जो घर्षण बल काम करता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और जब वस्तु घूमने लगी, रोलिंग करने लगी, लुटनी घर्षण बल वहां पे काम कर रहा होता है, तो वहां हमको सबसे कम ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए घर्षण बल 4 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दूसरा गतिक घर्षण बल, इसको डायनेमिक भी कहा जाता है। गतिक घर्षण बल, मोशन फ्रिक्शन फोर्स या डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। गतिक घर्षण बल। तीसरा स्पर्शी घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्पर्शी स्लाइडिंग, हाँ, स्पर्शी घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। और चौथा लुटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। लुटनी, हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। लुटनी घर्षण बल।
लोटनी, रोलिंग, लोटनी घर्षण बल। सामान्य तौर पे किसी भी जगह पर रुकी हुई वस्तु है उस पर जब फोर्स लगाइएगा तो आपका जो है कैसा फोर्स लगेगा, स्टैटिक लगेगा। दूसरा आपका गति घर्षण बल, जब कोई वस्तु गति कर रही है उस दौरान जो फोर्स लगता है, अगर उसकी स्पीड को हमको बढ़ाना है या उसकी स्पीड को रोकना है तो उस समय भी हमको क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा। तीसरा आपका क्या है, स्पर्शी घर्षण बल। और स्पर्शी घर्षण बल का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है सो ऐसे स्पेस पे है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है तो हमको यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वह स्लाइडिंग पे आ जाएगा अब उस पर फोर्स लगाने की जरूरत होगी क्या, वह सीधे अपने आप चला जाएगा। तो इस अवस्था में अगर कोई वस्तु है और उस पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वह आपका कैसा घर्षण बल कहलाएगा, स्पर्शी घर्षण बल। और लोटनी घर्षण बल की जब वो कोई वस्तु रोलिंग कर रहा है, डुगुर रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है तो उस दौरान जो फोर्स लगता है उसको लोटनी घर्षण बल कहते हैं। आपको याद रखना है यह केवल कि स्थैतिक घर्षण बल जो होता है इसका मान सबसे ज्यादा होता है, जबकि लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, लिखिए। हाँ, सबका कीजिएगा। देखिए, स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक तथा लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए। हाँ, मान जब आपको सवाल दिया होगा तो उसमें फाइंड करना होगा, जब देंगे तो वहाँ फाइंड कराएंगे अपने आप। अगर मान लेते हैं कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क तल में रखी गई हैं तो घर्षण बल किस बात पर निर्भर करेगा, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा या फिर उसके अंदर जो खांचे हैं उस पर निर्भर करेगा? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर दो बड़े बड़े बर्फ के सिल्ली हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं तो कोई छोटा बच्चा भी ऊपर वाले बर्फ के सिल्ली को आराम से धक्का दे सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों बर्फ के बीच में जो घर्षण बल नहीं के बराबर होता, बड़े स्मूथ होते हैं। ठीक है, जबकि वहीं पे दो नया चप्पल खरीद लीजिए, चप्पल को इसे हाथ में रख के डालिए, एक बार घस के देखिए, उसके खते में फंस जाएगा। क्षेत्रफल तो चप्पल का बर्फ की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। ये एग्जाम्पल मिला है तो उसको आप जो है सो आसानी से क्या कर सकते हैं, नहीं घस सकते हैं। इसका मतलब सब स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता, उसका सतह निर्भर करता है। सतह की जो आकृति है वह निर्भर करती है कि घर्षण बल कैसा होगा। क्लियर? लिखिए, घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान दो वस्तुओं के, घर्षण बल का मान दो वस्तुओं के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर न कर, तल के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर न कर, क्षेत्रफल पर निर्भर न कर उनके सतहों की बनावट पर निर्भर करते हैं। क्षेत्रफल पर निर्भर न कर उनके सतहों के बनावट पर निर्भर करते हैं। उनके सतहों के बनावट, सतह के बनावट पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चप्पल, चप्पल कॉमा जूते, जूते, वाहनों के टायर, वाहनों के टायर तथा सड़कों पर गिट्टी, सड़कों पर गिट्टी घर्षण बल को बढ़ाने के लिए ही दिए गए होते हैं।
घर्षण बल को बढ़ाने के लिए ही दिए गए होते हैं। घर्षण बल को बढ़ाने के लिए ही दिए गए होते हैं ताकि घर्षण बल को बढ़ाने के लिए ही दिए गए होते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। ध्यान रखिएगा, मैंने सड़कों पर गिट्टी बोले हैं, सड़कों पर गड्ढे नहीं। अपने यहाँ के जो सड़क होते हैं वहाँ पे गड्ढे होते हैं, और गड्ढे होते हैं तो सारे गिट्टी अपने आप निकल गए होते हैं, तो वहाँ जो है सो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि गिट्टी है बाहर निकला हुआ है, तो उस दौरान जो है सो आपकी चक्का उस पर टायर पड़ेगी और चक्का वगैरह गिट्टी के इधर उधर खिसकने से आपका जो है सो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो फ्रिक्शन के लिए पैदा नहीं किया गया होता, वो हमारी जो है सो नाकामी दिखा रही होती है, वो हमारी जो है सो बेईमानी दिखा रही होती है कि हम जो है सो क्या किए हैं, जहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है वहाँ पे 30 रुपये में रोड बना दिया तो टूटबे करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट, बॉल बेरिंग के टूटने का कारण, बॉल बेरिंग के टूटने का कारण, बॉल बेरिंग के टूटने का कारण घर्षण बल ही होता है। घर्षण बल ही होता है। घर्षण बल ही होता है जिसको टूटने से बचाने के लिए, जिसको टूटने से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। जिसको टूटने से बचाने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, माने ग्रीस, तेल, हाँ, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका जो था घर्षण बल था। अगला हेडिंग लिखिए, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क कहा जाता है इसको, TORQUE, टॉर्क। देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है जो फिजिकली आप इस्तेमाल करते हैं उन सभी के थ्योरियों को हम लोग जो है सो फिजिक्स में डाल दिए हुए हैं, हम लोग हमेशा यूज करते हैं। टॉर्क क्या है? सामान्य तौर पे होता ये है कि मान लीजिए आपके खिड़की है, लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, गेट का कब्जा होता है, कब्जा देखे हैं? तो कब्जा को आप कभी ऐसे केवल हाथ से पकड़ के ऐसे खोल के देखिए, खुलता है? नहीं खुलता, बहुत ही टाइट होता है। लेकिन उसको जब हम गेट में लगा देते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी गेट आसानी से खोल देता है ना। हमने किया क्या है कि जो टॉर्क है उसके लेंथ को हमने बढ़ा दिया है, यानी कि जैसे ही टॉर्क के लेंथ को आप बढ़ाइएगा फोर्स अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कल का नट आप खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा, बहुत टाइट हो गया है, तो हम लोग वहाँ पे रिंच का इस्तेमाल करते हैं। रिंच क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, अब उस पर आप फोर्स को आप ही लगा रहे हैं, इससे पहले भी आप ही लगा रहे थे, पूरा नट उसके इसके लगा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। लेकिन अब आप लगा दिए क्या वहाँ पे, अब आप लगा दिए रिंच। अब रिंच जो है उसके ऊपर ताकत लगा रहे हैं, फोर्स आपका क्या हो गया, बढ़ गया ना। जैसे कभी आप देखिएगा हम लोग छोटे वाहन वगैरह होते हैं, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इस सब के चक्का के नट को हम लोग जो है छोटे रिंच से खोल देते हैं। लेकिन ट्रक के बॉल बेरिंग को खोलते कभी देखें, नट को खोलते देखें? ट्रक का नट जो खोलने वाला होता है उसका इतना लंबा होता है, लगा देगा उसको चढ़ के उमचेगा नहीं। अब एक बात बताइए कि उस नट पे उस तरह से, जिस तरह से ये फोर्स अभी लगा रहा है, लगा पाना पॉसिबल था क्या? किसी भी कीमत से मैं हाथ से खोलता नहीं खुलता। तो हमने क्या किया कि टॉर्क के लेंथ को बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ गया और नट आसानी से खुल गया। ठीक है, कसने के लिए भी फिर उसी तरह के हम लोग रिंच का प्रयोग करते हैं। हमेशा टॉर्क की लंबाई जैसे ही आप बढ़ाएंगे अपने आप फोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा जो है सो सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, रुमाल धरते हैं, हाथ फिसलता है, इसने क्या खुलता, रुमाल धरने की जरूरत नहीं है, आप रिंच लगा दीजिए।
अब मान लीजिए ये पानी का बोतल पीने वाला उसका फिसल रहा है तो उसमें रिंच कहाँ से घुसेगा, तो वहाँ पे रुमाल डालना पड़ेगा। मतलब जहाँ रुमाल डालना हो वहाँ रुमाल डालिए, जहाँ रिंच डालना हो वहाँ रिंच डालें। ठीक है, लिखिए बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्चुअली ये होता क्या है, तो सामान्य तौर पे कोई एक वोल्ट है, नॉट और वोल्ट आपने सुना होगा, नॉट वोल्ट ना, तो नॉट जो है उसके चारों तरफ जो लगा होता है उसको नॉट कहते हैं, और लंबा वाला जो होता है उसको वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट के चारों तरफ किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसी बल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, टॉर्क कहते हैं। लिखिए बल द्वारा एक पिंड को, बल द्वारा एक पिंड को उसके अक्ष के परितः, बल द्वारा एक पिंड को उसके अक्ष के परितः, परितः माने होता है चारों तरफ, एक पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने आघूर्ण अक्ष की लंबाई। लिखिए अब देखिए पिछले क्लास में आप लोगों ने एक चीज सीखा था, मात्रक और विमा निकालने का। चलिए उसका यूज यहाँ पे आता है, आप इसका मात्रक और विमा निकाल के बताइए। मात्रक न्यूटन मीटर और ml/2 T-2 और लोग इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए और लोग सीखे हैं तो इस्तेमाल कीजिए, स्टेप बाय स्टेप। सारा का एक ही बार में आंसर लाने के चक्कर में नहीं पड़िए। आप पढ़ चुके हैं, पीछे बना चुके हैं आप। कहो नीचे वाला गलत है। यही है, और किसी बंधु का अलग नहीं आ रहा है। यही आ गया तो अब क्या फायदा, अलग आए तो उसका अपना मजा होता है। ऊपर माइनस दे दें, माइनस तो ये है। आइए देख लेते हैं टॉर्क इसको जो है कुछ इस तरह से सूचित किया जाता है। बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हमने आपको बताया था कि ऊर्जा लगा हो तो सबका सेम होगा। यहाँ पे आघूर्ण अक्ष की लंबाई, लेंथ की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा लेंथ के लिए मीटर। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो केजी बटा में कुछ नहीं है, अगर आधार सेम हो तो पावर जुटेगा, यानी कि मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर, इसको नीचे से ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी कि ये आपका हो गया यूनिट। और डायमेंशन जब हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, केजी के लिए m, मीटर के लिए l स्क्वायर और सेकेंड के लिए t-2 बड़ी कोष्ठ में बंद कर देंगे। नहीं, अब इसी को, अब एक चीज बताइए, ये वाला पोर्शन जो है इसी को हम नहीं लिख सकते हैं, ये टोटल क्या है, बल का है, और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, गुना है तो गुना दीजिए या नहीं दीजिए क्या फर्क पड़ता है, मीटर, यानी कि मीटर मतलब न्यूटन मीटर। ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मात्रक हो गया, उतार लीजिए। हमने बोला था शुरू में ही कि आप प्रैक्टिस घर पे जाके कीजिए, तो आप तो बाबूजी का मन में नहीं करते, हमरा कहाँ से मान लीजिएगा, 3000 में मान लीजिएगा हमारी बात। ये पूरा खर्चा चला रहा है, कोई बात नहीं मान रहे। हो गया? देखिए पॉइंट में, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ध्यान रखिए, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो आप लोग जाता देखे हैं कभी? जाता, जाता में कितना बड़ा पत्थर रहता है, एक नीचे पत्थर रहता है, एक उसके ऊपर पत्थर रहता है। उस पत्थर को घुमा पाना पॉसिबल है क्या? हमने क्या किया कि उसमें जो है एक डंडा निकाल दिया, अब मम्मी ऐसे पकड़ के उसको घुमा देती है, उतना भारी पत्थर को बेचारी घुमा दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉर्क बढ़ा दिया हुआ है। वहीं पे हम पत्थर को केवल पकड़ के घुमाने की कोशिश करते तो मम्मियाँ खुद घूम रही होती नहीं, लेकिन टॉर्क के कारण हमने पूरे जाता को घुमा दिया। उतना भारी हैवी पत्थर हमको लगता है कि 30-40 किलो से कम का नहीं होता होगा, 10-15 किलो, ऑलमोस्ट उसके आसपास कहीं होता होगा। तो उसको आसानी से घुमा लिया जाता है टॉर्क के कारण। लिखिए एग्जांपल, लिखिए जैसे गेट का कब्जा, जैसे गेट का कब्जा, गेट खिड़की में भी कब्जा लगता है, गेट का कब्जा, कॉमा पेचकस, 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 रिंच, रिंच, नॉट वोल्ट, नॉट वोल्ट, जाता, जाता इत्यादि, जाता इत्यादि। अब देखिए, सामान्य तौर पे हम लोग जब नट को कस रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है सो, हम लोग को पता नहीं होता है कि किधर से कसाएगा किधर से खुलेगा। हम लोग जो सो खोल रहे हैं और कसा रहा है, फिर वह जब कसा गया फिर जो है सो हमको दूसरे तरफ से घुमाते हैं, ऐसा ही होता है जनरली। लेकिन अगर उसके अभी जो बता रहे हैं इस थ्योरी को ध्यान रख लीजिएगा, तो फिर आपको कभी भी खोलने के टाइम में आपको ये खोल के नहीं देखना होगा किधर से कसा रहा है किधर से बंद हो रहा है। देखिए अगले पॉइंट पे, यदि बल आघूर्ण, यदि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण अपना बल क्लॉकवाइज लगा रहा है, बल आघूर्ण अपना बल क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज लगा रहा है, लगा रहा है, तो वह ऋणात्मक, तो वह ऋणात्मक यानी कि खुलेगा, ऋणात्मक। और यदि एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है,
और यदि एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है तो वह धनात्मक होगा, तो वह धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अब जैसे सामान्य तौर पे आपने सुना होगा सरल मशीन, सरल मशीन नहीं, सरल मशीन, जैसे नट बोल्ट जो है वो सरल मशीन है, हाथ से उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना। पेचकस हो गया, लीवर हो गया, उत्तोलक, ये सारे सरल मशीन के उदाहरण होते हैं और ये सभी के सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। और नट बोल्ट भी अपने आप में मशीन है ना भैया, किसी चीज को हमको टाइट करना है, ढीला करना है तो हम नट बोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कल में खास करके कल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है। कल 3 भाग में बटा होता है, सबसे नीचे थल्ली होता है, उसके बीच में उसका मुंह वाला होता है जिससे पानी आता है, उसके ऊपर हंडी वाला होता है। तो वो तीनों एक दूसरे से किससे कसे होते हैं? नट बोल्ट से कसे हुए होते हैं। कल तो कम से कम देखे ही होंगे आप लोग, लिखिए। हाँ, कभी कभी आप लोग ऐसे आश्चर्य कर रहे होते हैं जैसे आप अमेरिका से आए हुए हैं, नल के अलावा आज तो कुछ देखे ही नहीं। ऐसा नहीं है, लिखिए। सरल मशीन, सरल नहीं, अगला पॉइंट है भाई। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। जैसे उत्तोलक, लीवर, लीवर, उत्तोलक, उत्तोलक क कबूतर वाला क, उत्तोलक इंग्लिश में लीवर कहते हैं उसको, कौमा घिरनी। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कुआं से पानी निकालना है, तो कुआं से पानी डाल दिए, उसको खींच रहे हैं। चलिए, पानी में जब तक बाल्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पानी से बाल्टी बाहर निकला, अब तो आप जो सो आपको बाल्टी नीचे खींच रहा होगा, आप बाल्टी को ऊपर, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। लेकिन उसी दौरान हमने क्या किया कि एक घिरनी लगा दिया और उस पर रस्सी को डाल दिया। अब तो छोटा बच्चा भी आसानी से पानी को क्या कर सकता है? खींच सकता है ना। तो वो घिरनी जो है सरल मशीन है। देखिए, उत्तोलक, लीवर, इसके बाद वाला चैप्टर जो है वही है, आ रहे हम चर्चा करेंगे। उत्तोलक में जितने भी प्रकार के, जैसे आपका पिलास है, ये उत्तोलक का एग्जाम्पल है। आपका चिमटा है, उत्तोलक है। आपका ठेला गाड़ी है, उत्तोलक है। कुड़िया गाड़ी, उत्तोलक, ये सारे उत्तोलक के एग्जाम्पल होते हैं। कसैली काटने वाला सरौता उत्तोलक का उदाहरण है। लीवर, ये सब होता है। अभी लीवर जो होते हैं ना, उसमें 3 अलग अलग पोर्शंस होते हैं। उस पोर्शन के आधार पर देखें कि लीवर भी कई एक प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक जो है वो वही है। क्या लिखे हैं? घिरनी, कौमा, रिंच, पेचकस इत्यादि, रिंच, पेचकस इत्यादि, रिंच, पेचकस इत्यादि। चलिए, अगला हेडिंग लिखिए, उत्तोलक, लीवर, LEVER, उत्तोलक, उत्तोलक, लीवर। हमको पिलास लेके आना चाहिए था, आप समझते ज्यादा अच्छे से। कोई बात नहीं, लिखिए, मैं समझा रहा हूँ फिर। देखिए, उत्तोलक एक सरल मशीन होता है, उत्तोलक एक सरल मशीन होता है सरल मशीन होता है जो एक सीधी या टेढ़ी छड़ का बना होता है, जो एक सीधी या टेढ़ी छड़ का बना होता है, सीधी या टेढ़ी छड़ का बना होता है, छड़ का बना होता है, जो किसी एक बिंदु के, जो किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूम सकता है।
जो किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूम सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक उत्तोलक में लिखिएगा। प्रत्येक उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। आयाम, इफोर्ट, दूसरा आलम्ब, फुल्लेरम, और तीसरा भार, लोड। आयाम, इफोर्ट, आलम्ब, फुल्लेरम तथा भार यानी कि लोड। देखिए, इसी से आपको समझ में आएगा कि उत्तोलक जो है किस प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि उत्तोलक को अलग अलग 3 श्रेणियों में, प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी में डिवाइड किया गया है। अब जैसे पिलास को देखिए, पिलास को देखेंगे सब लोग इमेजिन कर सकते हैं। पिलास में 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है जहां पे आप पकड़ के दबाते हैं, दूसरा पोर्शन होता है वह मिडिल पोर्शन जिसके दोनों तरफ वो घूम सकता है, और तीसरा पोर्शन होता है जिससे आप किसी चीज को पकड़ते हैं। जैसे बचपन में पिलास से जो नाक पकड़ लिया जाता था, नहीं, तो पिलास का वो मुंह वाला पोर्शन हो गया एक, दूसरा जहां पे वो ज्वाइंट है, तीसरा जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि वो तीनों को किस नाम से जानते हैं, इस तीनों में से वह तीनों कौन कौन सा है। तो जनरली जहां पर आप बल लगा रहे हैं, जहां पर आप बल लगा रहे हैं उसको आयाम यानी कि उस पोर्शन को इफोर्ट कहते हैं। यानी अगर पिलास को देखा जाए तो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। यानी कि पिलास में ये वाला पोर्शन जो है क्या हो गया, इफोर्ट हो गया ना, आयाम हो गया। ये जो पोर्शन जिसके दोनों तरफ वो घूमता है उसको आलम्ब कहते हैं। यानी कि पिलास में आलम्ब जो है वह बीच में चला गया। और तीसरा जहां से हम किसी चीज को पकड़ते, जैसे कांटी पकड़ के खींच दिए, तो वो वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोग भार कहते हैं, लोड कहते हैं। यानी पिलास में अगर देखा जाए तो पिलास में आपका आयाम पीछे की तरफ, आलम्ब बीच में और भार आगे होता है। ठीक है। अब आइए चिमटा को देखिए, चिमटा जिससे रोटी उठाया जाता है ना, हालांकि गरीब लोग तो हाथ से ही उठा लेते हैं, लेकिन जो चिमटा को आप ध्यान से देखिएगा तो चिमटा कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो चिमटा में आप फोर्स यहां लगा रहे होते हैं ना, यानी कि चिमटा में आपका आयाम इफोर्ट जो है वह बीच में चला गया, जबकि पिलास में कहां था, पीछे था। और जो ज्वाइंट पोर्शन है वह पीछे चला गया, यानी कि आलम्ब वाला पोर्शन जो है वह आपको पिलास में कहां था, बीच में, और चिमटा में पीछे चला गया। और जो लोड वाला पोर्शन था पिलास में भी आगे था, इसमें भी आपको आगे रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, आपने देखा होगा नींबू गाड़ने वाला मशीन कौन सी, वो जहाँ जब आप सतुआ पीने जाइएगा तो नींबू गाड़ के देता है। अच्छा ठीक है। अरे देखे हैं, चलिए तो देखे हैं तो इमेजिन कीजिए। अब उसमें क्या होता है कि जो फोर्स लगाने वाला पोर्शन होता है वह पीछे होता है, जबकि नींबू बीच में डाला जाता है। यानी कि लोड जो हो गया, भार जो हो गया उसमें बीच में चला गया, जबकि ज्वाइंट पोर्शन जो होता है वह आगे की तरफ चला गया, यानी कि आपका फुलेरम जो है वह आगे चला गया। अच्छा, एक और देखे होंगे आप लोग, कभी गए होंगे कहाँ पर, पार्क में, तो इस तरह का एक देखे होंगे, इसको क्या कहते हैं, अरे इसका बड़ा अच्छा नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ नाम। हाँ, शीशो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एक बंदा इधर बैठा हुआ है। ठीक है,
ये अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो मिडिल वाला पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन वह ज्वाइंट हो गया, यानी कि आपका जो आलम्ब है, ये फुलेरम है, वह मिडिल में चला गया। अब सवाल उठता कि इन दोनों में से कौन सा आयाम होगा और कौन सा भार होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब इधर वाला फोर्स लगा रहा होगा तो यह जो है आलम्ब हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और जब इधर वाला फोर्स लगा रहा होगा तो यह आपका जो है सो आलम्ब हो जाएगा और यह भार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लगा के नीचे दबा दिया वह आलम्ब, सॉरी आयाम, आलम्ब तो ये हो गया, आयाम हो गया। और जो ऊपर की तरफ उठ गया वो बेचारा जो है सो, अब आया समझ में, इसी को लीवर कहते हैं। ये सब सरल मशीन है, माने जो हमारे नेचुरल कामों को आसान कर देते हैं बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए। आई बात समझ में? हाँ भाई, उस साधारण मशीन न कहा जाता है, सरल सरल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। लिखिए पॉइंट में, पहला लिखिए आयाम। हालांकि आयाम नहीं, इसको आयास कहा जाता है। मैं आयाम आयाम बार बार बोल रहा हूँ, आयास कहा जाता है। ये फोर्ट, आयास, ये फोर्ट। लिखिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उसके जिस भाग पर, उसके जिस भाग पर बल लगाया जाता है, उसके जिस भाग पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, उसे आयास कहते हैं। अगला आलम्ब, फुल्लेरम, आलम्ब। लिखिए, उत्तोलक, उत्तोलक, उत्तोलक अपने जिस बिंदु के चारों तरफ, उत्तोलक अपने जिस बिंदु के चारों तरफ, जिस बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता हो, घूम सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उस बिंदु को, उस बिंदु को आलम्ब फुल्लेरम कहते हैं। उस बिंदु को आलम्ब कहते हैं। तीसरा भार, भार। उत्तोलक के जिस भाग द्वारा, उत्तोलक के जिस भाग द्वारा, जिस भाग द्वारा किसी वस्तु को उठाया जाता है, उठाया या पकड़ा जाता है, किसी वस्तु को उठाया या पकड़ा जाता है, उठाया या पकड़ा जाता है, उसे लोड कहते हैं, उसे लोड कहते हैं। उठाया या पकड़ा जाता है उसे लोड कहते हैं। ठीक है, जैसे पिलास हो गया, कैंची हो गया, इन सब में जो लोड होता है आगे की तरफ होता है। या फिर आपका चिमटा हो गया, इसमें भी लोड कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। जो आपका वो होता है
जिससे स्टेशन वगैरह पे कचरा वगैरह लेके जाया जाता है, ट्रेन बाहरता है तो अब देखिए एक गाड़ी वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठेला गाड़ी, तो उसमें आप देखिएगा कि लोड बीच में आ जाता है, जो कचरा होता है वो कहाँ जाता है, बीच में, और उसका एक ही वो चक्का होता है जो आगे लगा होता है और आदमी जो है पीछे की तरफ पकड़ा हुआ होता है। तो आदमी जहाँ पे बल लगा रहा होता है वह पोर्शन क्या हो जाएगा, वह आपका आयास हो जाएगा, जहाँ पर चक्का है वह आपका आलम्ब हो गया, और जहाँ सामान रखा जा रहा है तो बीच में सामान रखा गया तो लोड हो गया। जैसे सरौता, सरौता आप लोग नहीं देखे होंगे, या देखे भी होंगे तो खाली होली के दिन किसी के यहाँ सामान क्या आता है कौशैली काटने के लिए, या फिर आप चल जाइएगा पान के दुकान पर ना, तो वहाँ पर आपको सरौता दिख जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं जाइएगा पान के दुकान पर, भाई पान कैसे है, कौशैलिया कौन चीज़ से काटे हैं दिखाइएगा, देख लीजिएगा, उस पर चुपचाप चलाइएगा। तो वो जो आपका सरौता होता है उसमें आप कौशैली मिडिल पोर्शन में रखते हैं, बीच में रखते हैं ना, यानी कि उसका जो लोड हो गया वह बीच में आ गया, और सरौता का जो आपका क्या आलम्ब हो गया वह बाद में चला गया, आगे की तरफ चला गया, जबकि फोर्स आपका पीछे आ गया, मतलब आयास आपका ही फोर्स पीछे आ गया। कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा। अगले पॉइंट में, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। लिखे हैं ये बात, देखिए पॉइंट में, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक का हम भाग बताए थे। हाँ, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पंडित जी खाना खा के नहीं आए हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। काहे हमको बदनाम करने लगे हैं आप लोग? 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, डैश देके लिखिए, डिफाइन यहीं पे कर देते हैं। देखिए इस श्रेणी के उत्तोलक में, हाँ प्राइमरी लीवर, इस श्रेणी के उत्तोलक में, श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब, आलम्ब आयास तथा भार के बीच में होता है। आलम्ब आयास तथा भार के बीच में होता है। आयास तथा भार के बीच में होता है। ठीक है, आलम्ब यानी कि जिसके चारों तरफ कोई लीवर क्या कर सकता है, घूम सकता है, यानी कि सीसॉ इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा आपका पिलास हो जाएगा उदाहरण। इसके अलावा चिमटा कैसे होगा जी, चिमटा में पीछे ना होता है, कैंची हो जाएगा इसका उदाहरण, और घर में कुछ नहीं होता है। ये 3 को लिखिए। सौरसी कहाँ से लेके आइए, लिखिएगा। जैसे जैसे पिलास, पिलास, सीसॉ, सीसो मत लिख लीजिएगा, सीसॉ, SEESAW, सीसॉ, सीसो नहीं, सीसॉ, सीसॉ। झूलवा झूलने में, अरे नजरबाग पार्क नहीं गए कभी? 3 नहीं लगा हुआ है, कहीं और जाना होगा। अच्छा लगा है, तब कुछ है, जाके एक बार घूम के देख लीजिएगा। बकलोल कहीं का 15 रुपया टिकट है तो दीजिए, अब देखना है तो दीजिएगा नहीं। चलिए ये हो गया था। अगला लिखिए, कैंची, कैंची, कैंची है, और तार काटने वाला कटर उसको कहते हैं। अच्छा, कटर माने वो वाला नहीं लिख लीजिए आप लोग, तार काटने वाला कटर, यहीं रखिए, अरे यहीं रखिए। आप देखिए, जब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ होगा ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो सब चीज़ देखे हुए भी होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है सो आपका आलम्ब कहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए दूसरा, अरे तभी पढ़ा रहे हैं हम। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक, सेकेंडरी लीवर, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक,
द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। देखिए इसमें भार आलंब तथा आयात के बीच में पाया जाता है। भार आलंब तथा आलंब तथा आयात के बीच में पाया जाता है। बीच में पाया जाता है। जैसे सरौता कसैली काटने वाला, सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, उठाने वाली गाड़ी, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा। सारा दरवाजा कब्जे पर ही घूमता है। आप इसको खोलिएगा तो आप देखिएगा इधर कहीं कब्जा लगा हुआ होगा। ठीक है, गेट खोल के देख लीजिएगा। आप अपने घर में जहाँ लॉज में रहते होंगे ना, उसका गेट खोल के देखिएगा वो दो जगह या 3 जगह सटा हुआ होगा। किससे? दीवार में क्या होता है? दीवार चौखट से सटा हुआ होगा 2-3 जगह पे। तो 2-3 जगह जहाँ पे वो सटा हुआ है उसी को कब्जा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो कब्जा का मतलब समझ में आता होगा, किसी का छेक लेना नहीं। ठीक है, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। देखिए इसमें आयास आलंब तथा भार के बीच में पाया जाता है। आयास आलंब तथा भार के बीच में पाया जाता है। भार के बीच में पाया जाता है। जैसे चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ इत्यादि। मनुष्य का हाथ इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए सामान्य तौर पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर पूछ दे कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज भी न्यूटन ने ही की थी। तो जो सेब वगैरह गिरा था उसके द्वारा उन्होंने दिया था। न्यूटन ने बहुत सारा खोज किया था, जिसमें से कुछ बड़े फेमस है। जैसे बल की परिभाषा जो है वह न्यूटन की ही देन है।
इसके अलावा आपका जो है सो गुरुत्वाकर्षण बल, यह भी न्यूटन का ही देन है। इसके अलावा जो है गति का नियम, न्यूटन का ही देन है। इसके अलावा कैलकुलस, मैथ में जो है टॉपिक होता है कैलकुलस, उसकी खोज भी न्यूटन के द्वारा ही की गई थी। ये सारे जो है सो खोज न्यूटन भाई साहब ने किया हुआ था। न्यूटन थे कहाँ के? तो इंग्लैंड के थे, और जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे थे। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था ना। लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा। न्यूटन ने बल की परिभाषा, गति विषय से संबंधित नियम, गुरुत्वाकर्षण तथा कैलकुलस थ्योरी को दिया था। ठीक है, देखिए सामान्य तौर पे बहुत सारे प्रकार के जो फोर्स होते हैं वो आपको काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उन सभी फोर्स में सबसे कमजोर जो होता है ना, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। आप जो चल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको एक पैसा भी गुरुत्वाकर्षण बल का आभास होता है कि कोई आपको खींच रहा है, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इसका मतलब कि सबसे कम काम कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर पर, यानी कि इससे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर बल होता है, फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, वह इसके बाद सबसे शक्तिशाली होता है। उसकी ताकत होती है 10 का पावर 25 के आसपास में। इसके बाद अगर हम देखें तीसरे नंबर पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका मान सबसे ज्यादा होता है तीसरे नंबर पर, और वो होता कितना है? तो 10 टू द पावर 36 के आसपास उसका जो है सो पावर कैपेसिटी होती है। और सबसे ज्यादा ताकतवर अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं उसका ताकत सबसे ज्यादा होता है, जिसका ताकत लगभग 10 के पावर 38 के आसपास होता है, ठीक है। इन सभी में सबसे कमजोर कौन? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कमजोर हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? तो सामान्य तौर पे इसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो है ना, एक दूसरे को किसी न किसी पावर के थ्रू अपने तरफ खींच रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जिस प्रकार के पदार्थ हैं, सभी एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स के कारण अपनी तरफ खींचते हैं। अब उस फोर्स में जिसकी ताकत ज्यादा हो गई उसके तरफ वो खिंचा करके क्या हो जाएगा? चल जाएगा। जिसकी ताकत कम होगी उधर की तरफ नहीं खिंचाएगा। जैसे ऐसा तो नहीं था कि जब बिग बैंग की घटना हुई होगी जिसके कारण ब्रह्मांड बना है, उस घटना के दौरान ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सूरज ही सबसे शक्तिशाली था उसमें और उसी के तरफ सारे के सारे ग्रह खिंचा गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और भी बहुत सारे तारे हैं, इवन सूर्य से भी बहुत बड़े तारे हैं, सूर्य से भी बहुत पावरफुल तारे हैं, लेकिन पृथ्वी नामक ग्रह जो है यह इसको सूर्य ही क्यों खींचा? क्योंकि यह सूर्य से ज्यादा नजदीक रहा होगा ना, जिसके कारण सूर्य इसको खींच लिया। अगर यही किसी और तारे के ज्यादा नजदीक रहा होता तो आज के टाइम में हम लोग किसी और तारे के बारे में, किसी और के बारे में चर्चा कर रहे होते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी है एग्जैक्ट नहीं पता, कितने तारे हैं एग्जैक्ट नहीं पता ना। उन सभी में हम लोग एक छोटे से जीव के रूप में है, और फिर भी इतना इतराते हैं कि बाप रे बाप, हम जैसे हमरा ऐसा कोई ना, ये तोरा ऐसा कितना पड़ल है ये धरती पर। ऐसा समझ में मतलब कि हम और आप जो है ना इस ब्रह्मांड